हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीपक नर्सिंग कलेक्शन पर। आज 12 मई 2020 है। 12 मई मतलब नर्सेस डे है आज। तो आप सभी को नर्सेस डे की बहुत बहुत बधाई हो। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर लोग सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। ये मिसिस नाइटिंगेल है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था और डेथ 13 अगस्त 1910 को हुई थी। तो ये इनको मॉडर्न नर्सिंग का एक जन्मदाता भी बोलते हैं। मॉडर्न नर्सिंग की जन्मदाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो आप सभी को नर्सेस डे की बहुत बहुत बधाई हो। आज हम सीपीआर के टॉपिक पर बात करेंगे। इम्पोर्टेंट है, किसी की लाइफ बचाई जा सकती है इससे। सीपीआर मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसे हम बेसिक लाइफ सपोर्ट भी बोलते हैं। सीपीआर इज अ प्रोविजन ऑफ सप्लाई द ऑक्सीजन टू द वाइटल ऑर्गन अंटिल मेडिकल हेल्प अराइव्स। सीपीआर एक प्रोविज़न है या प्रोवाइड करवाता है सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड करवाता है जब तक मेडिकल हेल्प या मेडिकल कोई भी हेल्प अराइव नहीं हो जाती, तब तक वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई करवाना सीपीआर का काम होता है। इंडिकेशंस क्या है सीपीआर के? वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में हम दे सकते हैं सीपीआर। पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में दे सकते हैं, मतलब टेकिकार्डिया तो है वेंट्रिकल लेकिन पल्स नहीं आ रही है, मतलब जो कार्डियक आउटपुट है वो नहीं है, मेंटेन नहीं हो पा रहा। अगला है पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में भी हम सीपीआर दे सकते हैं। असिस्टोल का मतलब होता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहे होते तो उसको असिस्टोल बोलते हैं, और उसमें भी हम सीपीआर देते हैं। और पल्सलेस ब्रेडिकार्डिया में भी हम सीपीआर देते हैं। सीपीआर देने से पहले हमें असेस करना होता है पेशेंट को। पहला असेसमेंट होता है पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना। अडल्ट के अंदर हम रिस्पॉन्स चेक करते हैं, शेक और साउट करते हैं पेशेंट को, मतलब पेशेंट को ऐसे हिलाते हैं और उसको आवाज़ लगाते हैं, पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो। शेक और साउट बोलते हैं इसको। मैं वीडियो दिखा देता हूँ आपको शेक और साउट का। ये देखिए, ये शेक और साउट है। इसी के साथ हम इमरजेंसी कॉल लगाते हैं एम्बुलेंस को मेडिकल हेल्प के लिए। अगर अपने पास आर्टिफिशियल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर हो तो भी हम यूज़ कर सकते हैं उसको सीपीआर के दौरान। तो अडल्ट में हम शेक और साउट यूज़ करते हैं। इसके साथ में हम काउज मेथड यूज़ कर सकते हैं। काउज मेथड का मतलब है, सी का मतलब है यहाँ कैन यू हियर मी, हम पूछ सकते हैं तुम मुझे सुन रहे हो। ओ का मतलब है ओपन योर आइज, हम बोल सकते हैं कि अपनी आंखें खोलो। डब्ल्यू का मतलब है व्हाट इज़ योर नेम, हम उसे उसका नाम पूछ सकते हैं। और एस का मतलब है स्क्वीज माई हैंड, हम बोल सकते हैं उसको कि मेरा हाथ दबाओ। अगर वो रिस्पॉन्स करेगा तो वो ज़रूर दबाएगा हाथ। और बच्चों में हम रबिंग द पाम एंड सोल, हम सोल और पाम को रब कर सकते हैं, हथेली को और पैर को रब कर सकते हैं, जिससे बच्चे का रिस्पॉन्स चेक हो जाएगा। रिस्पॉन्स चेक करने के बाद अगर वो अनरिस्पॉन्सिव होता है पेशेंट या कोई भी बच्चा है अनरिस्पॉन्सिव है, तो हम सर्कुलेशन चेक करते हैं और पल्स चेक करते हैं। तो अडल्ट में हम पल्स, कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, और बच्चों के अंदर जो पल्स होती है वो ब्रेकियल पल्स चेक करते हैं। आगे सीपीआर इन अडल्ट। अडल्ट में सीपीआर कैसे देंगे? तो जैसे ही हमें दिखता है कोई भी पेशेंट, कोई कार्डियक अरेस्ट हुआ है या फिर जो इंडिकेशंस मैंने बताए थे उनमें से कोई एक प्रॉब्लम है, तो हम पहले पेशेंट को एक फ्लैट पोजीशन पे हार्ड सरफेस पे लिटाएंगे सीधा। फिर पेशेंट की जो भी पल्स है रिस्पॉन्स देखेंगे, नहीं कर रहा है, पल्स देखेंगे वो भी नहीं आ रही है, देन स्टार्ट करेंगे सीपीआर। इसके लिए हमें चेस्ट कंप्रेशन की साइट पहले डिसाइड करनी है। चेस्ट कंप्रेशन की साइट होती है वो लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम होती है, नीचे का जो आधा पार्ट होता है स्टर्नम का वो, एंड मिड स्टर्नम जो होती है वहाँ पे हमें जो डोमिनेंट हैंड की जो हील है दोनों हाथों की, जो डोमिनेंट हैंड होता है वो वाला हाथ तो नीचे होना चाहिए और जो नॉन डोमिनेंट हैंड होता है वो ऊपर होना चाहिए। और कंप्रेशन के लिए हमें रख देना है, यूज़ करना है दोनों हैंड की हील्स फॉर चेस्ट कंप्रेशन के लिए। डेप्थ जो होती है
वो 2 to 2.4 इंच होती है। हमें चेस्ट को 2 से 2.4 इंच तक कंप्रेस करना होता है। रेशियो की बात करें, अगर एक रेस्क्यू है तो 30:2 रेशियो होता है। 30 कंप्रेशंस देना होता है, देन 2 ब्रीथ हमें उसको प्रोवाइड करवाना है। और 2 रेस्क्यू हो तो भी हम यही रेशियो यूज़ करते हैं अडल्ट के अंदर, जबकि बच्चों में मतलब चाइल्ड और इन्फेंट के अंदर ये रेशियो चेंज हो जाता है। यहाँ पर सेम रहेगा रेशियो। तो देन हमें कैरोटिड पल्स चेक करनी है लगभग 5 से 10 सेकंड। 5 साइकिल के बाद में जब भी हम जो साइकिल है वो 30:2 की साइकिल जब 5 कंप्लीट हो जाए तो हमें 5 से 10 सेकंड के लिए पल्स चेक करनी होती है। और ये 5 साइकिल जो होती है वो 2 मिनट के अंदर अपने को कंप्लीट करनी होती है। और 2 मिनट के बाद फिर रेस्क्यू की जो पोजीशन होती है या प्लेस होता है रेस्क्यू का, 2 रेस्क्यू है तो दोनों की पोजीशन हमें चेंज कर देनी है, ठीक है। और 100 कंप्रेशन मेंटेन करना होता है 1 मिनट के अंदर। लगभग 1 मिनट में 100 कंप्रेशन होने ज़रूरी है, ठीक है। ब्रीथ की बात करें तो जो 2 ब्रीथ दे रहे हैं 30 अनुपात के बाद, वो 6 से 8 सेकंड का एक ब्रेथ होना चाहिए। लगभग इतना लंबा ब्रेथ दो कि 6 से 8 सेकंड तक वो उसको प्रोवाइड हो, ब्रेथ प्रोवाइड हो। ये सीपीआर देख लीजिए, अडल्ट के अंदर सीपीआर कैसे दे रहे हैं। ये देखिए 30:2 के अनुपात में अपने को कंप्रेशन और रेस्पिरेशन प्रोवाइड करवाना है। ये अडल्ट का सीपीआर हुआ। अगला हम बात करते हैं सीपीआर इन चाइल्ड। बच्चों में हम सीपीआर कैसे यूज़ करते हैं, तो चाइल्ड की बात करें तो 1 से 8 ईयर तक हम सीपीआर ये वाला यूज कर सकते हैं, अबव 1 to 8 ईयर तक, ठीक है। 1 रेस्क्यू हो तो 30:2 रेशियो रखना है। जो कंप्रेशन और रेस्पिरेशन का रेशियो है वो 1 रेस्क्यू होता है तब 30:2 रखना है। 30 चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड करना है और देन 2 रेस्पिरेशन प्रोवाइड करवाना है। अगर 2 रेस्क्यू हो तो 15:2 का रेशियो रखना है, मतलब 15 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 रेस्पिरेशन अपने को देना होता है। डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन की डेप्थ कितनी रखनी है, तो लगभग 2 इंच की डेप्थ हम चेस्ट कंप्रेशन में रख सकते हैं बच्चों के अंदर। एक हाथ का जो हील होता है वही यूज़ करना है। जो भी आपका डोमिनेंट हैंड हो, राइट या लेफ्ट, उसका हील यूज़ करना है, केवल सिंगल हैंड का। साइट ऑफ पल्स की बात करें तो 1 से 8 साल का बच्चा हो तो हम फीमोरल पल्स यूज़ करते हैं। अगर एज नहीं दे रखी हो तो चाइल्ड पूछा है केवल कि चाइल्ड में सीपीआर के दौरान कौन सी पल्स हम यूज़ करते हैं, तो वो ब्रेकियल पल्स होती है। अगर एज दे रखी हो कि 3 साल का है, 1 से 8 साल के बीच का बच्चा है, तो हम पल्स की साइट कौन सी यूज़ करेंगे, तो वो फीमोरल पल्स अपने को देखना है। यहाँ प्रायोरिटी पूछी जाती है तो ये प्रायोरिटी ध्यान रखना। बच्चा पूछा जाए केवल चाइल्ड, एज नहीं दे रखी हो तो ब्रेकियल पल्स यूज़ करेंगे। और अगर एज दे रखी हो 1 से 8 के बीच में तो हम फीमोरल पल्स यूज़ करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों में कैसे देते हैं तो ये वीडियो देख लीजिए। एक हाथ का हील ही अपने को यूज़ करना है। देन सिंगल रेस्क्यू है तो 15 चेस्ट कंप्रेशन और 2 ब्रेथ देना है। आगे हम बात करते हैं सीपीआर इन नियोनेट एंड इन्फेंट। नियोनेट और इन्फेंट में सीपीआर यूज़ करना। पल्स साइट कैसे चेक करेंगे, पल्स साइट कौन सी चेक करनी है, तो ब्रेकियल पल्स चेक करनी है अपने को। मोस्ट कॉमन यही होती है नियोनेट और इन्फेंट के अंदर, ब्रेकियल पल्स चेक करते हैं सीपीआर के दौरान। एक रेस्क्यू हो तो 30:2 रेशियो रखना है। 30 चेस्ट कंप्रेशन, देन 2 रेस्पिरेशन। 2 रेस्क्यू हो तो 15:2 रेशियो रखना है। 15 चेस्ट कंप्रेशन, 2 रेस्पिरेशन। डेप्थ ऑफ कंप्रेशन की बात करें, चेस्ट कंप्रेशन की डेप्थ कितनी रखनी है, तो नियोनेट और इन्फेंट के अंदर 1 to 1.5 इंच ही डेप्थ रखनी है। यूज टू थंब
फॉर चेस्ट कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन के लिए अपने को 2 थंब यूज़ कर सकते हैं। जब 2 रेस्क्यू हो तो अपने दोनों हैंड के दोनों थंब्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। अगर 1 रेस्क्यू हो तो 2 फिंगर्स हम यूज़ कर सकते हैं 1 हैंड की, एक हाथ की दोनों फिंगर्स हम यूज़ कर सकते हैं 1 रेस्क्यू होने पर, और दोनों हाथ के दोनों थंब यूज़ कर सकते हैं जब 2 रेस्क्यू हो तो। ये देख लीजिए यहाँ 2 रेस्क्यू है तो दोनों हाथ के दोनों थंब्स यूज़ कर रहे हैं, 30:2 के रेशियो में दे रहे हैं कंप्रेशन भी। ये इन्फेंट का हो गया, नियोनेट का हो गया, अडल्ट का और चाइल्ड का हो गया। अब हम बात करते हैं मेथड फॉर ओपन एयरवे। एयरवे ओपन करने के कौन कौन से मेथड होते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला मेथड है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड, दूसरा है जो थ्रस्ट मेथड और तीसरा है हेमलिच मैन्यूवर। एक होता है किस कारण से ब्लॉक होता है एयरवे, एयरवे ब्लॉक होने का क्या कारण है, तो 2 ही कारण मोस्टली हो सकते हैं। टंग विल बी टर्न, मोस्ट कॉमन कारण यही है कि जो पेशेंट की जो टंग होती है, जीभ होती है, वो ही टर्न हो जाती है, उसकी वजह से एयरवे ब्लॉक हो जाता है। और दूसरा कारण है कोई भी फॉरेन बॉडी है वो एस्पिरेट कर जाता है तो उसकी वजह से ब्लॉक हो सकता है एयरवे। तो मेथड्स में हम हेड टिल्ट चिन लिफ्ट की बात करते हैं तो ये डायग्राम है, ये इमेज है, देख लीजिए। चिन को हम उठाते हैं ऊपर के साइड और जो हेड होता है उसको नीचे की तरफ टिल्ट या टेढ़ा कर देते हैं तो इससे ट्रेकिया है वो प्रोमिनेंट हो जाता है और एयरवे ओपन हो जाता है। तो फर्स्ट मेथड है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। दूसरा मेथड है जो थ्रस्ट मेथड। जो थ्रस्ट मेथड को जो हेड टिल्ट होता है चिन लिफ्ट होता है वो तो मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, हमेशा यही यूज़ करते हैं। जो थ्रस्ट मेथड हम कब यूज़ करते हैं वो मैं इंडिकेशंस आपको बता देता हूँ। जब स्पाइनल इंजरी होती है या नेक इंजरी होती है तो स्पाइनल कॉर्ड को इमोबिलाइज रखने के लिए हम जो थ्रस्ट मेथड यूज़ करते हैं ओपन एयरवे के लिए। वीडियो दिखा देता हूँ कैसे ओपन करते हैं जो थ्रस्ट मेथड में एयरवे को। हेड को इमोबिलाइज रखते हैं, देन जो को ऊपर पुल करके ओपन करते हैं एयरवे। अगला मेथड है हेमलिच मैन्यूवर, ये अडल्ट के अंदर यूज़ करते हैं हम। अडल्ट के अंदर जो फॉरेन बॉडी एस्पिरेट होने के बाद ओपन एयरवे करने के लिए हम हेमलिच मैन्यूवर यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वीडियो देखिए। हम एक हाथ की मुट्ठी जो डोमिनेंट हैंड है उसको मुट्ठी बनाते हैं, फिस्ट बनाते हैं और दूसरे हाथ से एपिगैस्ट्रिक रीजन पर 5 बार अंदर और 5 बार बाहर खींचते हैं तो जो फॉरेन बॉडी एस्पिरेट की थी वो बाहर आ जाती है। तो ये हेमलिच मैन्यूवर है जो अडल्ट के अंदर यूज़ करते हैं। इसे हम ओबेस पेशेंट और प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करते। प्रेगनेंसी में हम चेस्ट कंप्रेशन ही यूज़ करते हैं और ओबेस पेशेंट में भी हम चेस्ट कंप्रेशन ही यूज़ करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या है सीपीआर के? सीपीआर के कॉम्प्लिकेशन है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो रिब्स फ्रैक्चर हो सकता है। रिब्स का फ्रैक्चर हो सकता है अगर कंप्रेशन हमने जो डेप्थ है कंप्रेशन की वो ज़्यादा रखी है तो फ्रैक्चर हो सकता है रिब्स का। दूसरा है लंग्स और लीवर पंक्चर हो सकते हैं, लंग्स और लीवर दोनों पंक्चर हो सकते हैं कंप्रेशन की वजह से ही। स्टर्नम फ्रैक्चर हो सकता है कंप्रेशन, और है एस्पायरेशन हो सकता है जो हम ओपन एयरवे कर रहे हैं। वैसे तो बच्चों के अंदर जब ओपन एयरवे करते हैं तो ब्लाइंड जो फिंगर होती है अपनी वो माउथ के अंदर नहीं डालते। अगर बच्चा कुछ भी मुंह में ले लेता है तो हम उसको बाहर निकालने के लिए फिंगर जो होती है वो माउथ के अंदर यूज़ नहीं करते हैं, वरना वो सकिंग स्टिमुलेशंस आते हैं उसके अंदर और वो वापस एस्पिरेट कर सकता है जो भी फॉरेन बॉडी उसने मुंह में ली है उसको।
तो एस्पायरेशन हो सकता है कॉम्प्लिकेशन सीपीआर का, और लास्ट कॉम्प्लिकेशन है कॉलर बोन फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो ये था अपना टॉपिक सीपीआर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।